नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम आपको जनगणना से जुड़े हुए कानून के बारे में बताएंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। रामनरेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। देखिए, नंबर है 0120-6127-937 पर कॉल करें या फिर 0120-6127-938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जनगणना में कानून से जुड़ी हुई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपनी राय, अपने सवाल हमसे पूछिए। और रामनरेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये बताइए कि जनगणना अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें 1994 में क्या मुख्य संशोधन किए गए थे? नेहा जी, जो जनगणना अधिनियम 1948 है उसका मुख्य लक्ष्य भारत में प्रत्येक दशक में एक नियमित और विधिवत जनगणना करवाना और इसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करना है। अधिनियम के अंतर्गत जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक व अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियां संग्रहित की जाती है जो राष्ट्रीय नीति, संसाधन वितरण, निर्वाचन परिसीमन तथा विकास योजनाओं के लिए अनिवार्य है। जो 1994 के जो प्रमुख संशोधन है उसमें सेक्शन 4 सब क्लोज 2 में जो जोड़ा गया, सेंसस ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशंस एज दैट गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी, इसको जोड़कर एक लचीलापन बढ़ाया गया एक्ट के अंदर और धारा 4A शामिल की गई जिससे स्थानीय संस्थाओं को जनगणना कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। धारा 7A से 7H के अंतर्गत सरकारी संपत्ति, वाहन आदि की रिक्विजिशन की व्यवस्था की गई जिसमें मुआवजा और मध्यस्थता के प्रावधान जोड़े गए। धारा 11 के में दंड कड़े बनाते हुए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है उसको ऐड किया गया और धारा 12 में अभियोजन हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई। तो ये जो संशोधन है अधिनियम को और प्रभावी, संरचित और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए लाए गए। जी, ये बताइए कि जनगणना कराने के लिए भारत सरकार किन अधिकारियों की नियुक्ति करती है और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है? भारत सरकार अधिनियम 1948 के तहत सबसे पहले तो जो भारत सरकार सेंसस कमिश्नर यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को अपॉइंट करती है जो पूरे देश में जनगणना के समन्वय व निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। दूसरा, डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशन, वे राज्य स्तर पर जनगणना की कार्रवाई की देखरेख करते हैं। तीसरा, एक स्टेट अपॉइंटेड सेंसस ऑफिसर्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। इसमें शामिल है काउंटी स्तर के अधिकारी जैसे चार्ज ऑफिसर, सुपरवाइजर, इन्यूमरेटर, ये सब लोग जो स्थानीय क्षेत्रों में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए तैनात होते हैं। इनकी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो है प्रश्नावली निर्माण, यानी कि वो एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, दिशा निर्देश जारी करना और कार्रवाई की निगरानी, जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित करवाना, स्थानीय जनसंपर्क बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों, अस्पतालों, स्कूलों, कारागार, धर्मशालाओं आदि में पहुंच की व्यवस्था करना, सब डिविजनल, जिला एवं राज्य स्तर पर आंकड़ों का संकलन, संप्रेषण व सत्यापन सुनिश्चित करना भी इनकी एक अहम जिम्मेवारी है जो ये अधिकारी करते हैं। इस प्रकार से ये अधिकारी केंद्रीकृत निर्देश एवं स्थानीय क्रियान्वयन की कुशल कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं। जी, जनगणना अधिनियम के अंतर्गत जनगणना अधिकारी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं सर? सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो जनगणना अधिकारी हैं उनको एक पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दिया जाता है जो सेक्शन 5 के अनुसार इन्हें सार्वजनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है जिससे उन्हें उचित अधिकार और संरक्षण मिलता है। दूसरा है कर्तव्यों का निर्वाह एवं करने हेतु निर्देश, जो सेक्शन 6 है एक्ट की और उसके रूल्स है उसके तहत
जिला मजिस्ट्रेट आदि अधिकारी इन्हें उन व्यक्तियों संस्थाओं के अधिकारी बना सकते हैं जिनके अधीन लोग या संसाधन है और ये लोग उनके आदेश के पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरा है रिसोर्स रिक्विजिशन की शक्ति, यानी सेक्शन 7A टू 7H के तहत सरकारी या अन्य अचल चल संपत्ति, वाहन, पशु इन आदि का उपयोग कार्य के लिए ये कर सकते हैं और आरक्षण पर मुआवजे की भी एक व्यवस्था है। नंबर 4 पे ये सहयोग मांगने का भी अधिकार रखते हैं। सेक्शन 7 में पुलिस से ये सहयोग मांग सकते हैं, स्वास्थ्य, परिवहन, सैन्य आदि संस्थाओं से सहयोग मांगा जा सकता है। नंबर 5 सूचना संग्रह, सेक्शन 8(1) के अनुसार अधिकारी आधिकारिक प्रश्नावली अभिजित करने का अधिकार रखते हैं और जनता उत्तर देने के लिए बाध्य है। तो ये सब जनगणना अधिकारी के अधिकार हैं जिनके तहत एक कुशल और एक अच्छी जनगणना हो सके। अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सर अगर जनगणना कार्य में बाधा डालता है तो या फिर गलत जानकारी देता है तो क्या दंड दिया जा सकता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को? नेहा जी, जो सेंसस एक्ट 1948 की धारा 11 है उसके अनुसार कई कृत्यों को अपराध माना गया है और उनमें दंड का भी प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अब किन श्रेणियों में उल्लंघन माना जाता है? सबसे पहले तो कोई व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त जनगणना अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डालता है तो वो एक अपराध है, या जानबूझकर गलत उत्तर देता है या सूचना छिपाता है, ये भी एक अपराध है। धारा 8 और उत्तर देने में ऐसा या उत्तर देने से बिल्कुल इनकार करता है तो ये भी एक अपराध है। सेंसस अधिकारी द्वारा रखे गए पहचान कोड या मार्क को हटाना या उसको नष्ट करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो अधिकारी द्वारा निर्देशित प्रश्नों का जानबूझकर गलत या आपत्तिजनक उत्तर देना ये भी एक अपराध है जी। तो ये सब अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं जिसके तहत अपराध के लिए सजा के प्रावधान और जुर्माने का उसमें जो दंड लगाया जा सकता है। जी ठीक है। जनगणना अधिनियम में गोपनीयता को क्यों विशेष महत्व दिया गया है सर, और इसका उल्लंघन करने पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल नेहा जी, जनगणना अधिनियम 1948 में व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों का भरोसा बनाए रखना, उसकी जानकारी का दुरुपयोग रोकना और सटीक डेटा संकलन सुनिश्चित करना होता है। इस वजह से अधिनियम में ये स्पष्ट किया गया है कि जनगणना से एकत्रित जानकारी केवल सांख्यिकीय और सरकारी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगी और व्यक्तिगत स्तर पर इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जी ठीक है। उल्लंघन के कानूनी परिणाम है इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक या जनगणना अधिकारी गोपनीय जानकारी का खुलासा करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाता है। उल्लंघन करने वाली अधिकारी या नागरिकों के लिए धारा 11 के सब क्लोज 1B एवं संबंधित धाराओं के तहत 3 वर्ष तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकती है। तो ये जो दंड है ये सभी व्यक्तियों पर लागू है, चाहे वे जनगणना अधिकारी हो या आम नागरिक हो, ताकि सूचना की गोपनीयता का उल्लंघन न हो और डेटा संरक्षित रहे। ठीक है। क्या कोई व्यक्ति जनगणना से संबंधित जानकारी देने से इनकार कर सकता है? कारण के साथ बताएं। नहीं नेहा जी, कोई भी व्यक्ति जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। इसका जो स्पष्ट प्रावधान है जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 सब क्लोज 2 में मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि एवरी पर्सन ऑफ whom any question is asked under subsection 1 shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिससे कोई प्रश्न पूछा गया है जिसमें वो जिसका आंसर देने में वो लीगली बाउंड है और सक्षम है तो उसे अपनी नॉलेज और बिलीफ के आधार पर उसका उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें एक अपवाद है, अगर कोई महिला या उसके पति या मृत पति का नाम, यदि कोई ऐसा कस्टम है या रिवाज है या धर्म के कारण आप पति का नाम नहीं बता सकते तो वो उसकी उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता जी। यानी कि वह महिला उसके बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
इस टाइप का उल्लंघन करता है और प्रश्नावली के सवालों का जानबूझकर गलत उत्तर देता है या उत्तर देने से इनकार करता है, तो धारा 11 सब क्लोज 1D के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल तक की कैद और 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान शामिल है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। यह एक वैधानिक दायित्व है जिसे पूरा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। जिसे पूरा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गोपनीयता और सवालों की वैधता जैसे सीमित अपवाद अधिनियम में शामिल है। जी, ठीक है। जी। हमारे साथ जुड़े हैं सर। ये बताइए कि ब्रेक पे जाने से पहले तो आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। अब क्या कोई व्यक्ति जनगणना से संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है तो उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति जनगणना से इनकार करता है तो उसके लिए 3 साल का सजा का प्रावधान है या 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जनगणना से जो पूछे प्रश्न है उसको मना नहीं करता और ये इज लीगली बाउंड टू गिव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। जी, ठीक है। जनगणना अधिनियम की धारा 3 और 4 पर जानकारी दीजिए। नेहा जी, ये धारा केंद्रीय सरकार को अधिकार देती है। जो धारा 3 है वो केंद्रीय सरकार को अधिकार देती है कि वह औपचारिक अधिसूचना जो आधिकारिक राजपत्र यानी गजट में वो प्रकाशित होती है उसके माध्यम से किसी निश्चित तिथि को पूरे देश या किसी हिस्से में जनगणना कराने की घोषणा कर सके। अधिसूचना जारी होते ही विधिवत जनगणना का कार्य प्रारंभ होता है। तो सेक्शन 3 है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट निश्चित कर देते हैं जिसके तहत जनगणना होती है, उसकी घोषणा होती है और कार्य प्रारंभ हो जाता है। सेक्शन 4 है वो केंद्रीय सरकार एक सेंसस कमिश्नर और प्रत्येक राज्य में डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन इनकी नियुक्ति कर सकती है। राज्य सरकार या उससे अधिकृत अधिकारी स्थानीय स्तर पर आवश्यक पदों जैसे चार्ज ऑफिसर, इनोमरेटर आदि के लिए जनगणना अधिकारी नियुक्ति कर सकती है और ये नियुक्ति एक औपचारिक घोषणा यानी रिटन डिक्लेरेशन से ये सुनिश्चित होती है। इन धाराओं के अंतर्गत जनगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, अधिकारियों का चयन करने और उनके अधिकारों को वैधानिक रूप से का एक वैधानिक रूप देना ये सुनिश्चित किया गया है सेक्शन 3 और 4 के तहत। ठीक है। जनगणना अधिनियम के अनुसार जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा एकत्रित आंकड़े केवल सांख्यिकीय एवं सरकारी उपयोग के लिए संरक्षित है और इनका उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। जी। जैसे सबसे पहला नीति निर्माण एवं शासन यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, गरीब कल्याण योजनाएं आदि जिनमें संसाधन आवंटन एवं योजना निर्धारण के लिए सरकारी प्रोजेक्ट और विकास योजनाएं बनती है। इसके लिए सबसे पहले सेंसस का जो आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे आता है निर्वाचन परिसीमन। जो ये आंकड़े हैं निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन परिसीमन यानी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आकार उसका चेंज करते हैं तो इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वो किया जाता है। नंबर 3 है शैक्षणिक और सामाजिक अनुसंधान यानी कि जनसंख्या वृद्धि, लिंग अनुपात, शिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का विश्लेषण इन आंकड़ों से किया जाता है। नंबर 4 है बिजनेस एवं निवेश योजना। कंपनियां बाजार विस्तार जैसे ग्राहक प्रोफाइल व निदेशालय रणनीतियों के लिए आंकड़ों का उपयोग करती है। नंबर 5 है अनुदान वितरण। जब सरकार कोई या वित्त आयोग आदि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनुदान वितरण करता है तो इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और सरकार ये देखती है कि किस स्टेट की जो जनसंख्या कितनी पिछड़ी हुई है, उनका जीवन का स्तर क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार उनको एक विधिवत बजट का अलोकेशन करती है जिसके तहत गरीबी हटाई जा सके, शिक्षा पे, रोजगार पे ध्यान दिया जा सके। तो ये जो सब डेटा है ये इन कार्यों पर यूज होते हैं और एक एग्रीगेटेड यानी कि एक समूहकृत रूप में इनका उपयोग किया जाता है जिससे एक व्यक्तिगत पहचान की भी रक्षा होती है।
1994 के संशोधन द्वारा कौन कौन से नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं इसमें? नेहा जी, 1994 की जो सेंसेक्स एक्ट है, 1948 जो सेंसेक्स एक्ट है 1948, 1994 के जो संशोधन हुए थे, जिसमें जनगणना प्रक्रिया और कानूनी क्षमताएं विस्तृत हुई थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन थे, जिसमें उसकी धारा 4 सब क्लोज 2 में सेंसस ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशन एज दैट गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी, ये शब्द जोड़ा था, जिसमें एक्ट के अंदर एक लचीलापन और पदों की विविधता सुनिश्चित की गई थी। जो धारा 4A है वो इसमें शामिल की गई संशोधन थे, जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों को आदेश मिलने पर जनगणना कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। सेक्शन 7A से 7H के माध्यम से रिक्विजिशन पावर्स दी गई। जैसे कोई जनगणना अधिकारी है, उनको फील्ड में जाने के लिए गाड़ी भी जरूरत होती है, पुलिस की भी होती है, कोई और संसाधन है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उनको एक रिक्विजिशन पावर्स दी है ताकि वो ये संसाधन एक समय में जुटा सके और उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सेक्शन 7A में सरकारी व्यक्तिगत संपत्ति, वाहन या पशु पर जब्ती की व्यवस्था अधिकारियों को दी गई। सेक्शन 7B से 7F में मुआवजा, उपयोग, निरीक्षण, कोई जगह खाली करना या पुनः रिलीज तथा मध्यस्थता के प्रावधान शामिल किए गए। धारा 7H में कोई उल्लंघन करता है सेंसस एक्ट का, तो उस पे 1 वर्ष तक की जेल या जुर्माना दोनों का प्रावधान उसमें जोड़ा गया। और धारा 11, 12 और 13A में संशोधन दंडात्मक प्रावधान जैसे जेल और जुर्माना, अभियोजन हेतु पूर्व अनुमति और कुछ अपराधों को कॉग्निजेबल और समरी ट्रायल योग्य उसमें बनाया गया। तो ये जो संशोधन है, जनगणना प्रक्रिया को कानूनी दृष्टि से मजबूत बनाया गया और उनको अधिक जिम्मेदार व प्रभावी बनाने की दिशा में ये एक अच्छा कदम था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव ने, आपने बहुत ही विस्तार से इस संदर्भ में हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।